स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं जो यूएस मार्केट को, इंडियन मार्केट को, सब पर पैनी नज़र रखते हैं और दिल से खालिस एकदम स्वदेशी हैं। रफ़ी से लेके बीटल्स तक को सुनते हैं और हमें बहुत प्यार और उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है। शंकर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपना पहला साल कंप्लीट कर रहे हैं। आपने हमेशा समय और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I wish you a very very happy birthday, first anniversary। और आप लोगों से तो खैर मैं आपके इस अवतार के जन्म के पहले से हमारे और एक जान पहचान है। और इस फोरम पर आना एक मेरे लिए प्रिविलेज है, बिकॉज मैं एक हिंदी स्पीकर हूँ बाय बर्थ। सो मुझे अच्छा लगता है कि हिंदी चैनल्स जब आते हैं और शेयर मार्केट जो अभी तक एक काफी इंग्लिश डोमिनेटेड एक पेशा रहा और एक व्यवसाय रहा, वो अब बढ़ के पिछले 2-3 सालों में काफी स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों में जब पहुंच गया है, तो वो हमारी हिंदुस्तानी जो भाषा है वो एक लॉजिकली लोगों को समझ में बात आती है। तो उस चीज के लिए हमें आप जैसे चैनल्स की जरूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पैदाइश हुई एक बहुत ही शुभ अवसर पर, जो कि कल दशहरा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ ये सीजेरियन बर्थ किया था, कि आपने टाइम किया था कि आप बिल्कुल दशहरा के आसपास ही आपका जन्म हो। जी हाँ शंकर, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है कि समय सही रहा, बहुत सारा प्यार मिला, बाजार का सपोर्ट मिला। और पिछले एक साल में रिटेल इन्वेस्टर जो आपके शहर, छोटे शहरों में देश में रहता है, देश के छोटे शहरों में रहता है जहां असली भारत रहता है, और वहां पे मर्सिडीज की सेल्स बम्पर जा रही है, हर ब्रांड की वहां पे ऐसी सेल हो रही है जितनी शायद बड़े शहरों में भी नहीं। तो ये भारत जो है अब निकल के आ रहा है, बड़ा इन्वेस्टर है। मतलब कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एफआईआई सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। मैं आपसे आज की बातचीत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पे शुरू करना चाहूँगा। आपने एक हाल ही में एक कमेंट और स्टेटमेंट दिया कि दुनिया में इस समय सिर्फ एक ब्रेकआउट नेशन है और वो ब्रेकआउट नेशन है भारत, और उसमें अपना ज़्यादा समय ना गंवाएं, उसमें पार्टिसिपेट करिए। आपने तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज और मार्केट्स को कई साल से एनालाइज किया है। ये कमेंट, ये छोटा सा कमेंट बहुत बड़ी बात कह रहा है, क्योंकि आपसे आ रहा है। और मैं बिल्कुल इस पर अटूट मेरा विश्वास है कि आज की डेट में, अगर मैं फॉर्चुनेटली एक तरह से देखा जाए, पिछले 20-25 साल से मैंने पूरी दुनिया के मेजर मार्केट्स में निवेश किया है, उनके अर्थव्यवस्था को समझा है, पॉलिसीज को समझा है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं ये बात कह रहा हूं, तो उसके पीछे कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ डेटा है, कुछ अनुभव है। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि अगर मेरे को सिर्फ एक कोई चीयर लीडिंग करने के उद्देश्य से मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल ठोस फैक्ट्स के ऊपर, कि आज की डेट में मैं सारे मार्केट्स देखूं तो बेस्ट ऑफ द मार्केट्स इज इंडिया विदाउट एनी डाउट, एंड बेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इज इंडिया विदाउट एनी डाउट। एंड इसके पीछे मेन रीजन ये आप थोड़ा समझिए कि हर देश का एक इकोनॉमिक साइकिल होता है। ओके, एंड लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। कोई कंट्री परमानेंटली ग्रेट नहीं रहती, या फॉर दैट मैटर कोई कंट्री, देयर आर सम एक्सेप्शन, बट कोई कंट्री परमानेंटली बैड भी नहीं रहती। अब पिछले 40-50 साल को अगर हम देखें, तो यूएस का एक बड़ा साइकिल था जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ, जहां के यूएस ने बाकी सारे कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, रोड बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स। उसके बाद फिर 70 से चिप्स, उसके बाद 80 से पर्सनल कंप्यूटर, 90 से इंटरनेट। उस सारा एक जो वेव था वो अमेरिका को बिलोंग करता था। एंड उसी दरमियान चाइना बीच में आया टू सप्लाई द डिमांड फॉर अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज, इन पर्टिकुलर गुड्स। और फिर चाइना की स्टोरी स्टार्ट हुई, हालांकि स्टार्ट हुई 80 से, लेकिन वो बिल्कुल एक समझिए गति पकड़ी जाके 99, 2000, 2001 के बाद से। और वो ग्रोथ बहुत शानदार रहा, नो डाउट अबाउट इन। अमेरिका ग्रोथ कहां से कहां गया। चाइना ने फ्रॉम हार्डली $1000 पर कैपिटल जीडीपी 12,000 पे पहुंच गए। तो ये जो दो लार्ज इकोनॉमीज है, उनकी जो ग्रोथ की जो फेज थी, वो अब एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट एक स्लो डाउन है उनमें। देयर इज अ फैटीग इन देयर ग्रोथ रेट, बिकॉज एक ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच गए।
इंडिया ने जो 1991 से जो एक ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट की लिबरलाइजेशन से, एंड हम डेमोक्रेसी है, हमारे हमारे पास जो जो कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज बने हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, उससे ये होता है। बेशक के आपकी ग्रोथ कभी भी इस तरह से बिल्कुल चाइना के स्टाइल में नहीं हो सकती, बिकॉज आप ये हमें हमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास सीएजी है, हमारे पास कई अदर संस्थाएं हैं जो कि सवाल उठाएंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो उनके चलते ये जरूर होता है कि ग्रोथ थोड़ी आपकी स्लो होगी या थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो आएगा जरूर, और ज्यादा ठोस ठोस आएगा। वो इररिस्पॉन्सिबल ग्रोथ नहीं होगा। और अब हम जहां पहुंचे हैं वो 1991 की नींव को बढ़ाते 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 अब ये कंट्री एक ब्रेकआउट स्टेज पे पहुंच गया है, जहां मुझे फ्रैंकली कोई रिस्क नजर नहीं आता टू द ग्रोथ नंबर्स इन इंडिया, टू कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सर्विसेज के तो हम ऑलरेडी बेताज बादशाह रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमें जानती है सर्विसेज चलते। लेकिन अब बाकी जो हिस्से थे, एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो है वो भी अब उभर के आएंगी। सो ब्रेकआउट में इसलिए कह रहा हूं, नॉट बिकॉज कि आई एम एन इंडियन, बट बिकॉज ये सारे जो मैं देखता हूं डेटा, इसके सामने आसपास कोई और देश आता ही नहीं साहब। बहुत ही शानदार। मैंने इतना बुलिश आपको बहुत दिनों बाद नहीं देखा, बहुत दिनों बाद से नहीं देखा। और देखिए डिफरेंस क्या है कि आप जो है बहुत दो टूक बात करते हैं, आप बहुत क्लियरली, आप किसी को चीयर नहीं करने का आपका प्लान है। कहीं कमियां दिखती हैं तो आप एकदम साफ तौर पे बोलते हैं हमेशा, और बड़े क्रिटिक भी रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पसंद आई पिछले कुछ सालों में या दशकों में, और अब आप ये डेटा पॉइंट्स को लेके भारत में बुलिश हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर नेक्स्ट 5-7 साल की स्टोरी खेलनी है, ये जो आप बता रहे हैं, जो डेटा पॉइंट्स लेके आप टेबल पे आए, तो आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे? सर्विसेज तो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई कंपनियों में, आप क्या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इच्छुक हैं पार्टिसिपेट करने में, या डोमेस्टिक इकोनॉमी, आप कौन सी चीजों को देख रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए? अगेन मैं ये जानता हूं कि लोगों को अगर आप सिंपल चीजें बताएं तो उनको बात थोड़ा अच्छी तरह समझ में आती है। इसीलिए जो मैंने ट्वीट किया था, मैंने 1 लाइन इन्वेस्टमेंट एडवाइस दिया था कि इंडिया इज द ब्रेकआउट कंट्री, प्लीज पाइल इन। उसमें बहुत ज्यादा जीडीपी और उसके आंकड़े और वो प्रमाण सब पीछे में है, उसके चलते मैंने ट्वीट किया, लेकिन वो प्रमाण देने लगूंगा तो लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज अजय के स्मॉल कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। अगले 5 साल में अगर आपको छोटे से एक 1 बेडरूम से आपको पेंट हाउस पे पहुंचना है तो स्मॉल कैप्स के जरिए ही पहुंच सकते हैं, लार्ज कैप्स के जरिए आप नहीं पहुंचेंगे। उसमें हम लोग पहुंच गए बेशक, जो हम लोगों ने अपनी अपनी शुरुआत अर्ली 90s में की, हम लोगों ने उस वक्त के स्मॉल कैप्स खरीदे जो लार्ज कैप बन गए। तो आपने एचडीएफसी बैंक की बात की कुछ देर पहले, के नंबर्स अच्छे आए, उस वक्त वो स्मॉल कैप था, 30 रुपए पे लिस्टिंग हुई थी उसकी, तो वो तब के स्मॉल कैप्स थे। अब आपको आज के एचडीएफसी बैंक, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली बैंकिंग, बट उस तरह की कंपनियों में जाके जांच पड़ताल करना है, रिसर्च करना है, और उनके 20-25 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाकर आप बड़े आराम से, मुझे क्लियरली लाइन ऑफ साइट नजर आता है कि उनमें से 4-5 आपके नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक या नेक्स्ट इन्फोसिस या इवन नेक्स्ट महिंद्रा बन सकते हैं। तो स्मॉल कैप्स ही वो एरिया है मार्केट का जहां पर कि आपको मच हायर देन इंडेक्स रिटर्न्स मिलेंगे। शंकर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस, और इतना अच्छा लग रहा है आप समय देकर हमारे साथ जुड़े हैं। मानसी दिस साइड, स्मॉल कैप्स की आपने बात कही, और ऑफ कोर्स आपके ट्वीट को मैं भी फॉलो करती हूँ। आई रिमेंबर यू सेइंग ऑल यू नीड टू डू टू मेक मनी इन इंडियन स्मॉल कैप्स दीज डेज इज टू वेक अप एवरी मॉर्निंग, दैट्स ऑल। स्मॉल कैप्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स के साथ मिड कैप पर भी अपना नजरिया बताएं, और साथ ही ऑफ कोर्स आपने स्ट्रैटेजी जरूर बताई अपनी, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को प्ले कैसे किया जाए, वी वेक अप एवरी मॉर्निंग, और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी बनाया, मिड कैप पर आपकी राय क्या है? मिड कैप भी ठीक है मानसी, लेकिन जो स्मॉल कैप्स की मैं बात कर रहा हूं वो एक आम निवेशक के लिए इंडिविजुअली करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होती है, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। और मैं बहुत ही क्लियर कट बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स कोई एक 1 वे टिकट टू पेंट हाउस नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, स्कैम्स होते हैं, फ्रॉडुलेंट, हर तरह की चीजें उसमें होती है जो लार्ज कैप में भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है, बिकॉज वो कसौटी के ऊपर वो निकल चुके हैं, खरे उतर चुके हैं। तो उसके बावजूद अगर आपको करना है
एक ऑप्शन आपके पास म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप के बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है, आप उनमें निवेश करें। और मेरा ये मानना होगा कि आप कम से कम 30-40% उनमें ही डालें पैसे, रादर देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें। 50-60% आप खुद से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कैपेक्स खुद की जिंदगी पे करें, खुद की नॉलेज पे करें, खुद को सक्षम बनाएं, खुद के ऊपर एक आप कुछ कोर्सेज लें। और खाली यूट्यूब चैनल देखने से नहीं होगा, आपको एक्चुअली कोर करना पड़ेगा काम इसमें, टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग, अंडरस्टैंड बिजनेस साइकिल, डूइंग अ बिट ऑफ रीडिंग। वो करने के बाद अगर आप बेसिक स्क्रीनर्स रन करके 20-25-30 स्टॉक, उससे कम नहीं, 20-25-30 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को आप बनाएं, तो इवन मैं बोलता हूं आप जितने बुरे इन्वेस्टर आप हो सकते हो जाएं, लेकिन उसमें से 10% भी आपका ठीक निकला, जो कि निकलेगा ही निकलेगा साहब, उससे ज्यादा ही निकलेगा। प्रशांत जैन साहब ने लिखा था कि ऑफ ऑल दिस डिसीजन हार्डली 10% डिड वेल, उनकी जो लास्ट की जो फेयरवेल लेटर में। तो अगर प्रशांत जैन के 10% है, तो मैं बोलता हूं 5% ले लो अपने लिए। फिर भी उस 5% के जरिए आप बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। बिकॉज स्टॉक मार्केट में एक ही चीज है कि आप लेवरेज ना करें, आप जितना पैसा उतना ही डालें, लेवरेज ना करें। तो उससे क्या है कि आपको ना लोन का प्रेशर है, ना ही आपको इंटरेस्ट रेट का प्रेशर है, ना ही मार्क टू मार्केट का प्रेशर है। जो जितने पैसे उतने डाल दिए, उसमें से 5-10% विल टर्न आउट टू बी 50-100x इन 5 years टाइम। बाकी सारे आधे भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये स्टैटिस्टिकल गेम की तरह अप्रोच करें, और एक आम निवेशक के लिए इससे ज्यादा काम करना पॉसिबल भी नहीं, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं। तो फंड कर लें, म्यूचुअल फंड्स, और खुद के स्क्रीनर्स रन करके 20-25 स्टॉक की स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, 200 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की मार्केट कैप की ये मैक्सिमम मार्केट कैप रखें आप, और उनमें से आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, 50-100 टाइम रिटर्न्स ऑन एटलीस्ट 5 or 10% ऑफ देम। राइट, गुड आफ्टरनून शंकर। सिंस आपने इतना बड़ा एक इंडिकेशन तो दिया, अपना ट्रेडिंग मंत्रा और अपने फास्ट वे टू मेक मनी मंत्रा बताया, अपना स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, लेकिन थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स की मदद और करें और एटलीस्ट थोड़े से थीम्स और सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करें। क्या ये स्मॉल कैप, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स या फाइनेंशियल, कौन से स्पेसेस से ढूंढने चाहिए? कैपिटल गुड्स इज गुड, इंजीनियरिंग इज गुड, स्मॉल कैप में आप एफएमसीजी कंपनीज देखें, बिकॉज जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज है उनमें नेचुरली ग्रोथ की एक बैरियर होती है, बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर सकते हैं। अभी लीवर ऐसी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन एक सीलिंग हिट हो जाता है। लेकिन छोटी कंपनियां बहुत हैं और न्यू लिस्टिंग्स भी आती रहती हैं इनकी, आप उधर फोकस करें। छोटी इंजीनियरिंग कंपनीज बहुत हैं जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एंड ये China+1 के चलते एक और जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग बूम इंडिया में अभी मैं नहीं कहूंगी बहुत प्रबल हो गया है, लेकिन वो क्लियरली नजर आता है कंपनी अगर बात करें तो छोटी केमिकल कंपनी है, छोटी इंजीनियरिंग कंपनी है, छोटी कैपिटल गुड्स कंपनी है, कोई वॉल्व बनाता है, कोई कुछ और बनाता है, इस तरह की बहुत कंपनीज हैं। आपको यही सिर्फ देखना है कि उनके बेसिक फाइनेंशियल हाइजीन ठीक हो। कहने का मतलब ये हुआ कि उनके रिटर्न रेशियोज अच्छे हो, रिटर्न कैपिटल ठीक हो, उनके थोड़ी कैश जनरेटिंग कैपेसिटी को देख ले। ये मैं बोलता हूँ हार्डली 10-15 मिनट की चीज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये सारे मापदंड के ऊपर आपको 20-25 क्या मैं बोलता हूँ 50 कंपनी आपको मिल जाएंगी। बस उनमें आप 1-1 लाख रुपया डाल दीजिए। बस अगर 50 लाख रुपया कॉर्पस है, 20 लाख का है तो 50-50 हजार रुपया डाल दीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी शांति से बैठे और उनको मॉनिटर करें, उनके क्वार्टरली नंबर्स को देखते रहे। अब इतना काम करने के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको घंटों की जरूरत नहीं है। रात को अपने काम से भी आके आप आधा घंटा 1 घंटा लगा लें इस पर, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये आपको मैं एक जैसा मैंने कहा कि इजी वे टू मेक सिग्निफिकेंट मनी बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड वे तो बहुत होते हैं, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट एंड इन माय व्यू वेरी इफेक्टिव वे विच इवन अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर कैन यूज, बट एक एवरेज आदमी बड़े आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। बिल्कुल आपने कहा, एकदम सही बात बताई है। रिस्क मैनेजमेंट आपने बता दिया, स्कोप कहाँ है पैसा बनाने का आपने बता दिया। शंकर ये बताएं कि कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने हिस्टोरिकली हमेशा टेबल पे तब रिस्क बताया है जब लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी लोग ज़्यादातर डरे हुए हैं। इनफैक्ट अभी निकुंज हमसे कह रहे थे बातचीत में कि पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत दिनों बाद जब कारोबारी बिजनेस उद्योगपतियों से मिलते हैं, वो तेजी में, लेकिन बाजार के दिग्गज सब मंदी में, क्योंकि बहुत कंसर्न है अभी बाजार में और नर्वसनेस है। आप वन साइडेड बोल रहे हैं कि बाजार में 3 to 5 year व्यू लेके चलिए, स्मॉल कैप्स में काम करिए। ये जो
कैपिटल एलोकेशन का इशू हो जाता है स्मॉल कैप्स में कि शायद कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ठीक जगह पैसा नहीं लगाते या ज़्यादा लगा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है। ये सब चीज़ों को लेके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब चीज़ों को कैसे आदमी कंट्रोल में रख सकता है या मॉनिटर कर सकता है कि इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए स्मॉल कैप्स में? ये सिग्निफिकेंट रिस्क है और ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मैं कई स्मॉल कैप मैनेजमेंट से बात करता हूँ, मिलता हूँ, और वो डे टू डे बिजनेस तो चला लेते हैं, लेकिन जहां पर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं कि प्लांट डालना है तो कब डालना है, उसकी फाइनेंसिंग पैटर्न क्या होनी चाहिए, कोई कंपनी एक्वायर करनी है तो उस पर क्या मापदंड होने चाहिए, वहां पर आई हैव फाउंड 70-80% ऑफ द कंपनीज फेल। ओके, तो वो इकोनॉमी क्लास फ्लाई करना पसंद करेंगे कि भी मैं 25,000 रुपए बचा लूं, लेकिन यहाँ अगर 100 करोड़ की एक्विजिशन होगी तो बिना जाने सुने जाके पैसे डाल देंगे, तो जो कि मुझे बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। और मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इकोनॉमी का फर्स्ट क्लास फ्लाई कर लोगे तो डिफरेंस आपका 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया साल का होना, उससे आप बैंकरप्ट नहीं हो जाओगे, लेकिन बैंकरप्ट हो जाओगे अगर फालतू के 100 करोड़ की आपने एक्विजिशन कर ली। तो ये बिल्कुल अपसाइड डाउन थिंकिंग होती है इन मोस्ट कंपनीज, इंक्लूडिंग इवन लार्ज कंपनीज, बट स्मॉल कैप्स में वो डिसिप्लिन, फाइनेंशियल नॉलेज, एनालिटिकल पावर बहुत ही कम होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो एज प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हम उसको बहुत देखते हैं, बट एक आम निवेशक कहां तक इसके अंदर जा सकता है, उसको पहली बात उसको खुद नहीं समझ में आना कि ये कैपेक्स करना चाहिए या एक्विजिशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देयरफॉर इसको डी रिस्क करने का एक ही तरीका है साहब कि आप 20, 25, 30 जगह निवेश करो और आपसे आप वो क्षण के अच्छे वाले लोग आ जाएंगे, 2-4 क्वार्टर के अंदर अंदर ऊपर आ जाएंगे। ये मैराथन रेस में 70-75 रनर्स होते हैं, 5-10 किलोमीटर के बाद पता ही चल जाता है कि वो पैक जो आगे ब्रेकआउट हो गया है उनके साथ ही रहना, बाकियों को आप धीरे धीरे करके छांट दो। बस यही एक प्रोसेस आप अपना सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक कंपनी की बारीकियों में जाके एक आम निवेशक के लिए करना मेरे ख्याल से वो नामुमकिन। शंकर, आपने बहुत बढ़िया बात कही, पोजीशन साइजिंग करें और देख संभल के काम करें। शंकर, आपकी जो बातचीत हो रही है अभी बहुत सारे मैनेजमेंट से स्मॉल कैप यूनिवर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, वहाँ पे डिमांड की विजिबिलिटी के बारे में क्या फीडबैक मिल रहा है? रॉ मटेरियल कॉस्ट की जो इशू आई हुई है, मार्जिन को इशू होता रहा लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, उसके ऊपर आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? अगर आप कुछ शेयर कर सकें कुछ सेक्टर्स का एग्जांपल लेके। नहीं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। डिमांड साइड में ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड, बट नॉट, आई एम नॉट सेइंग 100%, देयर आर स्टिल एरियाज ऑफ द मार्केट जहां पर थोड़ी डिमांड की सॉफ्टनेस है, बट छोड़िए वो तो खैर इन एन इकोनॉमी हर चीज नेचुरली इक्वली गुड नहीं रहेगा, बट बाय एंड लार्ज डिमांड सिनेरियो लुक्स वेरी वेरी स्ट्रांग अक्रॉस ऑल बिजनेसेस, मोस्ट बिजनेसेस। जो प्रॉब्लम रहा है मार्जिन प्रेशर का वो फिलहाल अभी भी है, एंड इन पर्टिकुलर बिकॉज ये रशिया यूक्रेन का जो मसला है वो अभी भी है, तो कई बार मार्जिन प्रेशर आपके डोमेस्टिक कॉस्ट पुश से हो जाता है, जो कि हुआ, लेकिन ऑल्सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस रही है, मटेरियल इंपोर्ट पे चैलेंजेस रहे हैं, जहां पर आपको सेंट्रल एशिया से आने थे जो भी अगर मिनरल्स आने थे, मेटल्स आने थे, और भी कुछ चीजें आनी थी, इनपुट्स आनी थी, वो नहीं आ रही थी या टाइम लग रहा था। कई लोगों का जो निवेश जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, वो यूरोप को कर रहे थे, वहां पर उनको तकलीफ, तो वो सेगमेंट्स अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, बट जो प्योरली डोमेस्टिक सेंटर्ड है कंपनियां, उनमें कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आता, बारिंग थोड़े इनपुट कॉस्ट के एक प्रेशर है, बट मेरे ख्याल से वो ईज आउट हो जाएगा इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। सो अगर डिमांड ठीक है साहब, मैं हमेशा देखता हूं किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने के लिए पहले मैं सबसे पहले देखता हूं कि मार्जिन छोड़ दो, प्रॉफिट छोड़ दो, टॉप लाइन की मेरे को ट्रेंड दिखा दो उसके 5, 7, 8, 10, 15 क्वार्टर की, बिकॉज टॉप लाइन ग्रो करना आसान नहीं होता साहब। बॉटम लाइन, एक बार टॉप लाइन आ जाए तो बॉटम लाइन में कुछ भी कॉस्ट कट करके, रिजिगिंग करके, इंप्रूवमेंट करके मैं वो कर लूंगा, पर अगर टॉप लाइन ही नहीं है तो बॉटम लाइन आएगा आखिर कहां से? तो टॉप लाइन की आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, अगर वो स्ट्रांग है बॉटम लाइन विल कम, इट माइट बी 1 or 2 quarters here or there। शंकर, आपके इंडेक्सेस पर प्रेफरेंस तो हम जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और केमिकल सेक्टर की अगर बात करें, इन दिनों हमने देखा है केमिकल सेक्टर में काफ़ी एक्शन नज़र आया है, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस की अगर बात करें, क्या आपको लगता है कि इट्स अ लिटिल बिट लेट केमिकल सेक्टर को प्ले करना, या फिर अब भी यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल लेट नहीं है, अच्छी कंपनियां हैं, वैल्यूएशंस भी कई में करेक्ट हो गई काफी,
पिछले आप देखिए साल भर में लॉट ऑफ केमिकल स्टॉक्स आर डाउन 30-40%. तो वैल्यूएशन करेक्ट हो गई एंड आउटलुक इज नाउ डिसेंट, नॉट ग्रेट, बट इन एंड केमिकल्स बाय द वे एक चीज कह देना चाहता हूँ कि केमिकल्स बहुत ही वास्ट एरिया है. इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो कोई और इंडस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट नहीं है जितना की स्पेशलिटी केमिकल्स. तो इवन जो केमिकल इंजीनियर्स होता है उनसे बात करता हूँ तो वो भी बहुत कम जानते हैं. वो भी कहते हैं कि हमें कोई इतना नहीं पढ़ा देते कि सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सारे प्रोडक्ट्स और सब कुछ. तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री. बट वहां पर अगर आप, अगेन मैं ये कहूंगा, आम निवेशक के लिए पॉसिबल नहीं है बेस्ट पॉसिबल कंपनी खरीदना. तो आप 5 कंपनी 7 कंपनी जिसमें ये आपके जो मापदंड ठीक हो, रिटर्न रेशियोज ठीक हो, मैनेजमेंट की ब्रॉड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, वहां 5, 7, 8 कंपनियों अगर निवेश कर दें तो 1-2 तो आपको वैसे ही आपको मल्टीबैगर मिल जाएंगे उनमें. और अभी ऐसा मैंने कहा कि करेक्शन काफी हुआ है इनमें. 30, 40%, 50% स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो गए लास्ट के साल भर में. तो दे आर वेरी वेरी गुड एरियाज इन द केमिकल स्पेस टू गेट इनटू. राइट शंकर, वन लास्ट वेरी क्विक क्वेश्चन. डोमेस्टिक ट्रिगर के साथ, क्योंकि जहाँ यूरोप में स्लो डाउन की बात हो रही है, चाइना +1 थीम्स का फायदा इंडियन कंपनीज की, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलरेडी एट 11 ईयर हाई. यहाँ कैपेक्स की बात हम करते हैं. डोमेस्टिक थीम से जुड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग थीम से जुड़े हुए कौन कौन से स्पेसेस आपको पसंद आते हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग हार्ड कि आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स या सेक्टर्स मिल पाए हमारे व्यूअर्स को. जैसे मैंने कहा, केमिकल्स इज अ वेरी गुड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस. कई यूएस की केमिकल कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज चाइना से शिफ्ट करके और एटलीस्ट प्रोडक्शन शिफ्ट करके इंडिया लाने की बात कर रहे हैं. कुछ स्टार्ट भी हो गया है. लॉट ऑफ ऑफशोरिंग has started happening in chemicals, for example. lot of orders are flowing to smaller Indian engineering companies. ये सारी मैन्युफैक्चरिंग अगेन बहुत वास्ट एरिया है, लेकिन कंपोनेंट से लेके केमिकल्स तक, स्टील के छोटी छोटी चीजों तक, पाइप्स में बहुत there is a huge amount of demand on the manufacturing side. And again इतना वास्ट है कि मतलब मैं आपको नाम गिनाते गिनाते हम रात भर यहाँ पे बैठे रहेंगे. लेकिन suffice it to say, एक सेक्टर के ऊपर इतना फोकस ना करें अभी. ओवरऑल देयर इज गुड बुलिशनेस इन ऑल काइंड्स ऑफ सेक्टर्स, एंड उसमें आप हर जगह अपना छोटा छोटा निवेश करके रखें, क्योंकि 3 साल 5 साल एक लंबा अरसा होता है. कई फैक्टर्स चेंज होते हैं. आप आज सारी चीजें नहीं देख पाओगे. आपकी विजिबिलिटी मैक्सिमम 1 साल की होती है. सो देयरफॉर द वे टू डी रिस्क योरसेल्फ इज कि आपने जो अच्छे अच्छे सेक्टर से कंपनियां थी 20-25 में डाल दिया, एंड उसमें एज आई सेड, दूध का दूध पानी का पानी, विद इन 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स हो जाएगा. इसको इस तरह से ही आप देख सकते हैं. बिकॉज मैं उतनी बारीकियों में अगर जाने लगूंगा तो अगेन आपके दर्शकों को बातें लगेगी कि यार ये तो शंकर शर्मा को समझ में आती है बातें, ये तो वो मैनेजमेंट से फोन उठा के बात कर सकते हैं, हम कैसे आखिर जाके बात करेंगे कैपेक्स पॉलिसी क्या है आपकी. तो वो कोई फायदा नहीं है इस तरह की बातों को एज फार एज दिस फोरम इज कंसर्न. तो मैंने एक सिंप्लीफाइड मेथड बताया है, एंड कई बार जो सिंप्लीफाइड चीजें होती है वो बहुत काम करती हैं. बहुत बढ़िया, एकदम ग्राउंडेड एडवाइस शंकर. आप एक इंस्पिरेशन है बहुत लोगों के लिए. मैं कई लोगों को बताता हूँ, लोग जानते नहीं हैं कि आपका जो सफ़र है वो धनबाद के एक छोटे से शहर से हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने कितना अपना नाम कमाया, प्यार कमाया आपने. अभी हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग आपके फ़ैन हैं. बट आपको हम जाने दें, आज एक स्पेशल दिन है शंकर. आप एक म्यूज़िक के भी बहुत शौकीन हैं, रफ़ी हो, बॉलीवुड हो, तो जाते जाते कोई ऐसी सीख जो आपने बॉलीवुड के किसी पुराने 70s 80s के डायलॉग से या किसी गज़ल से या कोई गाने से जो हमारे इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें अपने ओन स्टाइल में? इंस्टेड ऑफ बॉलीवुड मैं आपको क्रिकेट की एक सीख देना चाहता हूं. बिल्कुल. कि as a lover of cricket, as a player of cricket, as a follower of cricket for 40-45 years, मैंने बहुत कुछ सीखा इस गेम से. बिकॉज मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सेरिब्रल इंटेलिजेंट गेम कुछ है ही नहीं. आई एम टॉकिंग टेस्ट क्रिकेट. और उससे एक चीज मुझे समझ में आई बात कि कई बार विकेट बहुत टफ होता है. और आप मुझे जानते हैं कई वर्षों से मैं कभी भी इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देता हूं जैसा मैंने अभी रिसेंटली दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई बार पिच बड़ा ट्रिकी हो सकता है. मैंने कभी नहीं बोला आपको 2017-18 में
कि आप जाके स्मॉल कैप खरीद लो, बिकॉज हमें मालूम है कितनी बड़ी क्षति पहुंची लोगों को, 80-80%। इनफैक्ट वो स्मॉल कैप वापस आए भी नहीं, अब नए ही चल रहे हैं, पुराने वाले तो लोग भूल भी गए, राइट। ये मार्केट है साहब, मार्केट एक डायनेमिक चीज है, एक परमानेंट व्यू नहीं चलता। और वाइल मार्केट ओवरऑल कीप्स गोइंग अप बट डिफरेंट स्टॉक्स पार्टिसिपेट, इट्स नॉट दैट कि वही ग्रुप परमानेंटली अच्छे करते रहेंगे। देयरफॉर क्रिकेट से मैंने एक चीज सीखा है कि विकेट पे अगर आप टिके हो, बॉलर कभी ना कभी थकेगा ही थकेगा, बॉल ओल्ड भी होगा, फ्लैट पिच भी हो जाएगा, धूप बाहर आ जाएगी। उस टाइम आप बेवकूफियां ना करो, उस टाइम आप बिल्कुल अपने गेम को एकदम तकनीकी रूप से आप सॉलिड रखो, क्योंकि कंडीशंस इतनी परफेक्ट है कि आप अपनी बेवकूफी से ही आउट हो सकते हो, वरना बॉलर के पास वो क्षमता नहीं है, ना ही कंडीशन में वो क्षमता है, ना ही गेंद में वो क्षमता है आपको आउट करने का। आज हम वहां बैठे हुए हैं, ये पिच फ्लैट है, पिच, सन इज आउट, बॉल इज नॉट स्विंगिंग, बॉल इज ओल्ड। इस टाइम में आप सिर्फ विकेट पे खड़े रह जाओ, आपके ट्रिपल क्या मैं बोलता हूं 600 रन बनेंगे साहब। क्या बात कही है, बहुत ही शानदार। सारे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए, और स्मॉल कैप्स आपका बैट है, अपनी कोई मूर्खता या कोई लापरवाही से ही आप आउट हो सकते हैं, वरना शानदार पैसा बनने वाला है आगे 3 से 5 साल। ये जिस्ट है शंकर का हमारे व्यूअर्स के लिए। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन, हमारे पहले साल के एनिवर्सरी पर शंकर